हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट करेंगे। तो आज का पहला केस है जॉर्ज अलेक्जेंडर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब ये दो रिवीजन पिटिशंस को कंबाइन किया गया है और एक ही केस में इनका डिस्पोजल किया जाएगा और केस का नाम मैंने आपको बता ही दिया। अब दो केसेस शुरू से चलते हैं। दो केसेस थे, ठीक है, जिसमें एक में 9 अक्यूज थे और एक में एक ही अक्यूज था। इन दोनों केसेस में प्रोसिक्यूशन ने विड्रॉल डिमांड किया, विड्रॉल की एप्लीकेशन फाइल की। अब विड्रॉल की एप्लीकेशन सीआरपीसी के सेक्शन 321 में फाइल की जाती थी, लेकिन नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 360 प्रोवाइड करता है विड्रॉल के लिए। प्रोसिक्यूशन जजमेंट आने से पहले किसी भी वक्त प्रोसिक्यूशन विड्रॉ कर सकता है और ये राइट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों को दे रखा है कि वो चाहें तो प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम बिफोर द जजमेंट। अगर चार्ज फ्रेमिंग से पहले प्रोसिक्यूशन को डिमांड किया गया है तो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर चार्ज फ्रेमिंग के बाद प्रोसिक्यूशन विड्रॉल डिमांड किया गया है तो अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया जाता है। अब इन दोनों केसेस में प्रोसिक्यूशन ने मैटर को विड्रॉ करने की एप्लीकेशन फाइल की, लेकिन कोर्ट ने उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, मतलब विड्रॉल अलाउ नहीं किया। अब केस की कॉम्प्लेक्सिटी यहां आई कि स्टेट ने अपील फाइल नहीं की। विड्रॉल के अगेंस्ट जो रिजेक्शन आया उसके अगेंस्ट स्टेट अपील में नहीं गया, है ना। क्रिमिनल केसेस में स्टेट ही है जो विक्टिम के बिहाफ पर केस को आगे लेकर जाता है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके सिटीजन्स पीस में रहें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, किसी के साथ कुछ गलत ना हो, किसी के साथ कोई क्राइम ना हो। लेकिन जब ये हो जाता है तो स्टेट टेक्स इट अपॉन इटसेल्फ टू मेक श्योर कि क्राइम करने वाले को पनिश किया जाए, क्योंकि उसके सिटीजन के साथ कुछ अन्याय हो गया है। इसीलिए क्रिमिनल केसेस में स्टेट इन्वॉल्व होती है। गवर्नमेंट मेक श्योर कि भाई व्यक्ति को अप्रोप्रिएटली सजा मिलनी चाहिए, इसलिए एक्विटल और डिस्चार्ज के अगेंस्ट ये लोग अपील में भी जाते हैं। अब विड्रॉल के अगेंस्ट जब रिजेक्शन आया तो स्टेट को अपील में जाना चाहिए था इफ दे वांटेड द विड्रॉल, बट दे डिडंट गो। अक्यूज्ड इंस्टेड विड्रॉल में चले गए। रिवीजन की मेंटेनेबिलिटी क्वेश्चन में आ गई कि जिसके पास विड्रॉ करने का अधिकार था उन्होंने विड्रॉल के लिए अप्लाई किया, विड्रॉल डिनाई हो गया। उन्हें अपील में जाना चाहिए था क्योंकि उनके पास ही वो राइट था, वो तो नहीं गए। लेकिन अक्यूज जो कि इस केस में एक थर्ड पार्टी की कैटेगरी में आ जाता है, वो अपील में चला गया, रिवीजन में, सॉरी, वो रिवीजन में चला गया है। सो इज दिस रिवीजन पेटिशन इवन मेंटेनेबल? दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द मेजर कंटेंशन इन दिस केस, ठीक है। Both revision petitions raise the identical legal question regarding the maintainability of revision petitions filed by accused persons against orders refusing consent to withdraw from prosecution when the prosecuting agency has not challenged such order. अब prosecuting agency ने ही rejection को challenge नहीं किया, accused ने instead अपनी individual capacity में rejection को challenge कर दिया हाई कोर्ट में। तो क्या ये रिवीजन जो है मेंटेनेबल भी है? अब इन रिवीजन पिटिशन की हियरिंग के दौरान केरला हाई कोर्ट ने कुछ डाउट्स एक्सप्रेस किए रिगार्डिंग दी मेंटेनेबिलिटी ऑफ सच पिटिशंस जो कि अक्यूज्ड लोगों ने फाइल करी थी, अक्यूज्ड पीपल ने फाइल की थी। Consequently, the learned counsel for the revision petitioners and the learned public prosecutors were requested to address detailed arguments on the question of maintainability along with the merits of the respective cases. अब कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे वो इंटरेस्टिंग है, उन्हें पढ़ लेते हैं। केस अपने आप में छोटा सा ही है। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अंडर द स्कीम ऑफ बीएनएसएस एंड सीआरपीसी प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंडर इज प्राइमरीली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, और विड्रॉल भी उसका कंसिस्ट्स और कॉन्स्टिट्यूट्स एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन where section 360 of the BNSS establishes a dual requirement कि एप्लीकेशन दो by the public prosecutor या फिर APP और कोर्ट का कंसेंट होना चाहिए इस विड्रॉल में। मतलब
जो भी प्रोसिक्यूशन होता है विक्टिम के लिए जस्टिस मांगने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव ब्रांच फर्दर करती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर कि भाई व्यक्ति को अप्रोप्रिएट रेमेडी मिले और क्रिमिनल को अप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिले। इस तरह के केस में प्रोसिक्यूशन को कैरी करना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है और प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ कर लेना एग्जीक्यूटिव का हक है। ठीक है, लेकिन अब ये हक जो है वो डुअल उसमें आ जाता है कि आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं विड्रॉल की, लेकिन जस्ट बिकॉज यू हैव फाइल्ड फॉर एन एप्लीकेशन डजंट मीन कि आपके लिए आपको विड्रॉल अलाउ कर दिया जाएगा। कोर्ट भी अपनी सुपरवाइजरी पावर्स को यूज करके ये देखेगा कि इस केस में विड्रॉल वारंटेड है भी या नहीं। अगर वो जस्टिफाइड नहीं होता तो विड्रॉल भी डिनाई कर दिया जा सकता है। ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 360 BNSS का? द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 360 is to reserve power to the executive government under the supervision of judiciary, कि ये पावर जो है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के पास है लेकिन उसे जुडिशरी के सुपरविजन में ही एक्सरसाइज किया जा सकता है। Enabling withdrawal of criminal cases on larger grounds of public policy while also serving to protect accused persons from unnecessary and vexatious prosecution, reflecting the legislative intent to balance executive discretion with judicial oversight. Accused को unnecessary, harsh, vexatious prosecution से बचाने के लिए इस तरह की पावर को यूज किया जाता है और एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल विजडम के साथ बैलेंस करने की एक कोशिश है कि एग्जीक्यूटिव चाहे तो विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकता है, जुडिशरी देखेगी कि विड्रॉल परमिसिबल है या नहीं और उसके हिसाब से फैसला देगी। Judicial function and court's role, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया that the provision contemplates consent by the court in a supervisory manner, जो कि मैंने बताया, rather than an adjudicatory authority। मतलब ये जो रोल है कोर्ट का वो सुपरवाइजरी होता है, एडजुडिकेटिंग नहीं होता है। तो कोर्ट की ड्यूटी उन ग्राउंड्स को रीअप्रिशिएट करने की नहीं है जिसके बेसिस पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर विड्रॉल डिमांड कर रहा है। ये कंसिडर करने की है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है उस फाउंडेशन को क्रिएट करने में या यूं ही हवा में वो प्रोसिक्यूशन विड्रॉल डिमांड कर रहा है। ठीक है, और इररेलेवेंट कंसिडरेशन से वो फ्री है, ये भी कोर्ट को देखना पड़ता है। रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन एंड लोकस स्टैंडी, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 438 रेड विथ 442 ऑफ BNSS refers to its supervisory powers to examine the correctness, legality or propriety of any finding, sentence or order, and if third parties can challenge orders passed under 360, there is no reason why an accused person who is the real aggrieved party cannot maintain a revision under these सेक्शंस। अब आता है एक्चुअल जजमेंट। कोर्ट ने होल्ड किया कि सेक्शन 438 रेड विथ सेक्शन 442 ऑफ BNSS हाई कोर्ट को सुपरवाइजरी पावर्स देता है, रिविजनल पावर्स देता है, जिसको यूज करके वो लोअर कोर्ट्स की किसी भी एनोमली को या इरेगुलरिटी को करेक्ट कर सकते हैं, है ना। रिवीजन आपको पता ही है क्या होता है, जो चीज छूट गई या जो चीज रह गई उसको वापस से एक बार देख लीजिए, मतलब जो भी बनाया है उसको वापस से देख लीजिए, चेक फॉर एरर्स। ठीक है, कि कोई गलती तो नहीं हो गई, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया। यही रिवीजन होता है और यही पावर भी होती है कि भाई जो ऑर्डर आया है वो लीगली करेक्ट है या नहीं, लीगल भी है या नहीं, उसकी जो सेंटेंस या फाइंडिंग है वो प्रॉपर है या नहीं, प्रॉपर बेसिस, नेचुरल जस्टिस वगैरह को यूज करके दी गई है। ठीक है, और इस रिवीजन को थर्ड पार्टी भी फाइल कर सकती है अगर उनका किसी भी तरह का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। मतलब पार्टीज हु आर नॉट डायरेक्टली पार्टीज इन अ केस, हु एंसिलरी रिलेटेड टू द पार्टीज, मतलब वो थर्ड पार्टी हैं, डायरेक्टली नहीं लेकिन एक इनडायरेक्ट सेकेंडरी मैनर में केस से रिलेशन बियर करती हैं, वो भी रिवीजन के लिए फाइल कर सकती हैं अगर उनका इंटरेस्ट किसी भी तरह से अफेक्ट हो रहा है उस ऑर्डर की वजह से। तो अक्यूज जो कि डायरेक्ट अग्रीव्ड हैं इस केस में, वो क्यों नहीं फाइल कर सकते? बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिसका आर्टिकल 21 प्रिमा फेसी वायलेशन से गुजर सकता है, उनके पास तो बिल्कुल ये राइट है कि वो रिवीजन पिटिशन फाइल कर सकते हैं इवन इफ स्टेट इज नॉट फाइलिंग। ठीक है,
Accused person's right to challenge, court ने observe किया that if an order refusing to grant consent for withdrawal under section 360 is vitiated by non-application of mind to relevant materials or is demonstrably illegal, arbitrary or perverse, resulting in miscarriage of justice, the accused being the person aggrieved has every right to challenge the same as रिविजन। अगर आप पढ़ के ही समझ गए होंगे कि अगर जो ऑर्डर है रिफ्यूजल का वो ब्लेटेंटली इलीगल है, आर्बिट्ररी है, या फिर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो वो व्यक्ति जो इस इलीगैलिटी, इस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, इस अब्यूज से अफेक्ट हो रहा है, अक्यूज्ड, वो सीधा रिविजन के लिए फाइल कर सकता है। उसके पास सारे राइट हैं इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, भले ही स्टेट उस चैलेंज को मेंटेन ना करे या स्टेट अपने डिस्क्रेशन को इस्तेमाल करके चैलेंज ना करे। ट्रायल कोर्ट की डेफिशिएंसी क्या थी कि उन्होंने रिजेक्शन तो दिया लेकिन रिजेक्शन को नॉन स्पीकिंग दिया, मतलब दे डिड नॉट फर्निश एनी रीजंस टू एज टू व्हाई दे आर रिजेक्टिंग दी विड्रॉल। क्यों आप विड्रॉल रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या आपकी फाइंडिंग्स है, किस बेसिस पे आपको लगता है कि प्रोसिक्यूशन विड्रॉ नहीं होना चाहिए, ये सब रीजन देना जरूरी होता है। कोर्ट्स कैन नॉट इशू नॉन स्पीकिंग म्यूट ऑर्डर्स, वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं। कोर्ट का ऑर्डर आया है तो वो एक रैशनल पे होना चाहिए, उसमें आवाज होनी चाहिए, वो बताना चाहिए उसको कि मैं आया हूं तो क्यों आया हूं, किस रीजन के साथ आया हूं, किस वजह से आया हूं। जब तक ऑर्डर में ये सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं होते, वो ऑर्डर एक सही लीगल नेचुरल जस्टिस से भरपूर ऑर्डर नहीं होता, वो न्याय नहीं होता। ठीक है। Court observed that both impugned orders were non-speaking, failed to meet the basic requirements of judicial decision-making, with no reason stated for not allowing the applications filed by the prosecutor for withdrawal from prosecution. ठीक है, तो कोर्ट ने रिवीजन पेटिशन अलाउ कर दी, मेंटेनेबिलिटी उसकी अलाउ कर दी कि भाई अक्यूज्ड, भले स्टेट ना आगे बढ़े लेकिन अक्यूज्ड अपने इंटरेस्ट में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में केस का रिवीजन या ऑर्डर के रिवीजन के लिए फाइल कर सकता है, भले ही वो एक विड्रॉल का ऑर्डर हो, किसी भी तरह का ऑर्डर हो, क्योंकि उनके इंटरेस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं केस में। ठीक है, तो रिवीजन में अभी ये जरूरी नहीं है कि विड्रॉल होगा कि नहीं, द फैक्ट इज कि अक्यूज थर्ड पार्टी भी रिवीजन के लिए फाइल कर सकते हैं। अब सेक्शन 360 क्या है आप सबको पता ही है। सेक्शन 360 एम्पावर्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स टू विड्रॉ फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग क्रिमिनल केसेस विद कोर्ट्स परमिशन। कोर्ट की परमिशन के साथ क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ करने की पावर है एपीपी के पास और पीपी के पास। प्रोविजन अलाउ करता है विड्रॉल फाइनल जजमेंट से किसी भी टाइम पहले, ईदर फॉर ऑल चार्जेस और स्पेसिफिक चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज, या तो सारे चार्जेस के लिए जो लेवल किए गए हैं या फिर एक आध उनमें से चार्ज के लिए। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करते हैं कि किस स्टेज पे विड्रॉल फाइल किया गया है। अगर चार्जेस से पहले किया गया है तो डिस्चार्ज, अगर चार्ज फ्रेमिंग के बाद किया गया है तो फिर अक्विटल। ठीक है, ये है सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप मेंस में इस केस को स्कोप एंड एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। मीन्स पे अगर विड्रॉल पे आंसर क्वेश्चन आता है जो कि आ जाता है, तो आप इस केस को स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ विड्रॉल अंडर सेक्शन 360 में इसको साइट करेंगे। लेटेस्ट केस है, जरूर कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन विड्रॉल, लैंडमार्क जजमेंट्स को भी साइट किया गया था इस केस में। अब्दुल वहाब वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 का जजमेंट है। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस के अजीत एंड अदर्स 2021 का जजमेंट है। अब्दुल वहाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि पीपी एंड एपीपी के पास क्रूशियल इंडिपेंडेंट रोल है स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में, इसीलिए वो सोसाइटल इम्पैक्ट को कंसिडर करते हुए ये देखें कि भाई विड्रॉल जरूरी है या नहीं, कि विड्रॉल होना भी चाहिए या नहीं। सो they need to ensure that they act as independent judicial officers rather than mere government representatives. This is just to relieve themselves of the burden that they might be surrounded with, is not a good enough excuse to withdraw from the prosecution. Societal impact क्या होगा, victim के साथ injustice तो नहीं हो जाएगा, तो हर लिहाज से आप withdrawal को examine कीजिए, तब उसके लिए apply कीजिए, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि सजा ना दिलवाने के चक्कर में किसी के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो जाए। State of Kerala versus KAG judgment establishes comprehensive guidelines for courts deciding withdrawal applications. Court must verify कि PP का function improperly exercise नहीं किया गया है, application को good faith में public policy और justice को consider करके एक file किया गया है, not to obstruct a legal process. It doesn't contain improprieties that would cause manifest injustice.
The consent serves justice administration and permissions isn't sought for ulterior purposes unconnected with law vindication. ठीक है, तो किसी भी और वजह से विड्रॉल को फाइल नहीं किया गया, पब्लिक पॉलिसी के बेसिस पे ही किया गया. बहुत सारे केसेस होते हैं, देयर आर नोन रिपोर्टेड केसेस वेयर द पीपी or the APP accepted bribes in order to withdraw from the prosecution. तो इसी तरह के केसेस को और इसी तरह के इंस्टेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए ये केस गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है. अब आता है एनक्रोच्ड फॉरेस्ट ऑफ लैंड डज नॉट मेक अ पर्सन नेसेसरी पार्टी. नेसेसरी पार्टी पर है कि नेसेसरी पार्टी क्या होती है. निशांत महाजन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ HP का केस है. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे. रवि एंड विक्रम सिंह के अगेंस्ट गवर्नमेंट एक FIR इंस्टीट्यूट करती है 2011 में. इनके ऊपर एलिजिडली इल्जाम लगाया गया था कि मनाली में फॉरेस्ट एरिया में इन्होंने एनक्रोचमेंट किया है, एक गुम्पा बना लिया है, सेब के पेड़ उगा दिए हैं, विच इज नॉट अलाउड, है ना. फॉरेस्ट को आप सिर्फ फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं. नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज करने के लिए आपको स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है. व्हाट दे डिड वाज कंप्लीटली इलीगल, नॉन परमिटेड, और हेंस गवर्नमेंट ने इनके अगेंस्ट एक FIR एडमिट कर दी, क्रिमिनल ट्रेसपास एंड व्हाट नॉट. ठीक है, बहुत सारे सेक्शंस लगे. फॉरेस्ट एक्ट में सेक्शन 32, 33, इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 447. लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इन दोनों को अक्विट कर दिया, क्योंकि क्रिमिनल ट्रेसपास के पीछे क्रिमिनल इंटेंट का होना जरूरी है. अब इनकी क्रिमिनल एनक्रोचमेंट तो था, लेकिन उस एनक्रोचमेंट के पीछे की क्रिमिनल इंटेंट नहीं थी. गुम्पा बनाने में, सेब के पेड़ लगाने में क्या क्रिमिनल इंटेंशन हो सकती है व्यक्ति की, ये मैनिफेस्ट नहीं हो पाया, प्रोसिक्यूशन साबित भी नहीं कर पाया, इसलिए इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देके अक्विट कर दिया गया. ठीक है, अब ये तो हो गया. लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स चलती रही. भले ही बिना क्रिमिनल इंटेंशन के एनक्रोचमेंट हुआ, लेकिन एनक्रोचमेंट तो हुआ ही था. तो उस एनक्रोच लैंड को वापस लेना था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को. कलेक्टर्स ने ऑर्डर इशू किए, नोटिस इशू किए कि एनक्रोच लैंड को वापस लिया जाए. जितना भी एनक्रोचमेंट किया गया है, गुम्पा बनाए, ये सब हटा दो, फेंस कर दो, कोई भी जाएगा नहीं उसमें. ठीक है, अब ये सब आ चुके थे. कलेक्टर ने एक एविक्शन ऑर्डर इशू कर दिया था दैट यू हैव ऑक्यूपाइड द लैंड इलीगली, इट इज अ प्रॉपर एनक्रोचमेंट, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू यूज दैट लैंड एट इन एनी कैपेसिटी व्हाटसोएवर. तो एनक्रोचमेंट्स को रिमूव किया जाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लैंड वापस किया जाए. ये था एविक्शन ऑर्डर. ठीक है, जो कलेक्टर ने इशू किया था. अब 2011 में एक और इंस्टेंस हुआ था जहां पे रवि जी और विक्रम जी ने एक अपना लैंड था जो निशांत नाम के एक व्यक्ति को बेचा था, जो हमारे केस के पेटिशनर भी हैं, निशांत महाजन. ठीक है, अब निशांत महाजन को एक लैंड बेचा गया था और उस लैंड तक पहुंचने का एक ही रास्ता था और वो जंगल से होते हुए गुजरता था. तो जो एनक्रोच्ड एरिया था जो रवि विक्रम जी ने ऑक्यूपाई किया था, वो एनक्रोचमेंट जहाँ पे गुम्पा वगैरह बना हुआ था, उसी एनक्रोचमेंट में एक सड़क भी निकली हुई थी. उस सड़क को अप्रोच रोड कहा जाता था और उस सड़क को यूज करते थे निशांत महाजन एंड कौशल चंद महाजन, फादर एंड सन, अपने उस प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए जो इन्होंने रवि एंड विक्रम से खरीदी थी. अब एविक्शन ऑर्डर जब आया, एनक्रोचमेंट के रिमूवल को ऑर्डर किया गया, तो वो सड़क भी तोड़ दी गई. 25 मई को वो सड़क तोड़ी गई. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया कि एनक्रोचमेंट्स को रिमूव किया जा चुका है. 4 दिन बाद देखा कि सड़क वापस बन गई है. रातों रात वो सड़क वापस बना दी. ठीक है, अब निशांत जी का और कौशल जी का कहना था कि जो एविक्शन ऑर्डर आया जहाँ पे आपने सड़क वड़क सब हटा दिए, सारे एनक्रोचमेंट्स हटा दिए, उसमें आपको हमें इंक्लूड करना चाहिए था. वी आर दी नेसेसरी पार्टी. कलेक्टर ने इस चीज को डिनाई कर दिया कि तुम क्यों हो नेसेसरी पार्टी, भाई तुम एनक्रोचर हो, है ना. यू आर नॉट इवन द एनक्रोचर, तुम तो बस यूजर हो, यू जस्ट यूजिंग द रोड. तुम ना तो ओनर हो ना तो एनक्रोचर हो. यू हैव नो कैपेसिटी, यू हैव नो टाइटल, नो इंटरेस्ट इन द केस व्हाटसोएवर. तो एविक्शन ऑर्डर की प्रोसीडिंग्स में, हियरिंग में मैं तुम्हें क्यों इंक्लूड करता, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट था, सड़क को यूज कर रहे थे तुम. तो ये बिल्कुल वही बात हो गई कि आप समझें कि एक लैंड है जिसपे अंकल ए और अंकल बी का डिस्प्यूट चल रहा है कि लैंड का टाइटल किसका है, और वो लैंड क्योंकि वेकेंट पड़ा है डिस्प्यूट की वजह से, इसलिए गली के बच्चे उस पर क्रिकेट खेल लेते हैं. अंकल ए अच्छे नेचर के हैं, अंकल बी अच्छे नेचर के नहीं है. गली के बच्चे चाहते हैं कि अंकल ए के पास लैंड आ जाए. अब जब टाइटल डिक्लेरेशन के लिए कोर्ट में जाता है तो ये बच्चे कहते हैं कि हमें भी पार्टी बनाया जाए क्योंकि हम उस जगह पे क्रिकेट खेलते हैं. बिल्कुल वही बात थी.
इस केस में कौशल चंद और निशांत महाजन यही डिमांड कर रहे थे कि आप हमें भी पार्टी बनाइए एविक्शन ऑर्डर में, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी तक पहुंचने का एकमात्र जो सड़क है उसे आपने हटा दिया है। ठीक है, अब कलेक्टर ने बात तो मानी नहीं उनकी, उनको इंक्लूड नहीं किया और ये भी कह दिया कि भाई तुम्हारे पास लोकल स्टैंड ही नहीं है, राइट नहीं है, कोई ऐसा रीजन नहीं है कि मैं तुम्हें इस एविक्शन ऑर्डर की प्रोसीडिंग्स में इंक्लूड करता। डिनाइड एवरीथिंग। इसी को इन्होंने हिमाचल हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब कोर्ट ने क्या होल्ड किया? कोर्ट ने होल्ड किया कि जो पेटिशनर्स हैं वो सिर्फ यूजर्स हैं रोड के, जो कंस्ट्रक्ट की गई है एंक्रोचमेंट पे, दे आर द मेयर यूजर्स ऑफ द रोड कंस्ट्रक्टेड ओवर द फॉरेस्ट लैंड, और उनके पास कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है इस एविक्शन ऑर्डर को चैलेंज करने की। Even if they possessed easementary rights as users, Collector Forest lacks jurisdiction to adjudicate private easement disputes, making their plea legally irrelevant to the forest encroachment proceedings. कोर्ट ने रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्रिन को भी अप्लाई किया। एविडेंटली ये लोग पहले ही आर्टिकल 227 में हाई कोर्ट जा चुके थे उस एविक्शन ऑर्डर को चैलेंज करके, फिर इन्होंने एविक्शन ऑर्डर में खुद को इंक्लूड करने की बात रखी। तो सेम पार्टी, सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम डिमांड, सेम रिलीफ, सेम टाइटल्स, वही रेस जुडिकाटा के जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज करके एक और बार केस को फाइल कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने वही बात कही कि देखो पहले तो रेस जुडिकाटा का जो डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई हो रहा है। पेटिशनर ने प्रीवियसली भी एक अनसक्सेसफुल चैलेंज टू द सेम एविक्शन ऑर्डर देखा है अंडर आर्टिकल 227, जिसे 20th अप्रैल को डिसमिस कर दिया गया था, एंड consequently they do not have any more right to file a subsequent writ petition on the same matter without obtaining express liberty to institute separate proceedings, जो उन्हें नहीं दी गई। कोर्ट ने स्टैब्लिश किया दैट अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन इन टी.एन. गोदवर्मन केस, forest includes all statutorily recognized forests and any area recorded as forest in government records, irrespective of ownership. Land with deodar, kale and popular trees constitutes forest land requiring protection. तो फॉरेस्ट क्या है, जंगल क्या है? जंगल वो है जिसे सरकार ने कह दिया कि ये जंगल है, ये है डेफिनेशन। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जिस एरिया को जंगल डिक्लेयर कर दिया जाता है वो जंगल हो जाता है, जैसे ही वो जंगल हो जाता है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। अब उस प्रोटेक्टेड एरिया पे एक्टिविटीज बहुत लिमिटेड हैं। ठीक है, कोर्ट नोटेड दैट अ प्रायर ऑर्डर डेटेड 5th April 2016 by Collector Forest had already established the forest department's ownership of the land और and ordered removal of the encroachment, जो मैंने आपको बता ही दिया। अब क्योंकि इस ऑर्डर को रवि एंड विक्रम ने अपील नहीं किया था, अब एक कॉम्प्लेक्सिटी जिसे मैंने मिस कर दिया वो ये थी कि जो एविक्शन ऑर्डर आया था जिसने सारे एनक्रोचमेंट को रिमूव करने का एक ऑर्डर पास किया था, उसको रवि एंड विक्रम ने चैलेंज नहीं किया। दे डिडंट चैलेंज द एविक्शन ऑर्डर इशूड बाय द कलेक्टर। अब क्योंकि वो ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ और अपील की जो टाइम लिमिट होती है वो क्रॉस हो गई, इसलिए वो ऑर्डर फाइनल एंड कंक्लूसिव हो गया। जिसके पास उस ऑर्डर को चैलेंज करने का राइट था उन्होंने उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, इन लोगों ने कर दिया था, और उस चैलेंज को हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था कि भाई तुम्हारे पास तो लोकल स्टैंड ही नहीं है। फिर से इन्होंने इंस्टीट्यूट कर दिया कि आप हमें नेसेसरी पार्टी बनाइए। वो एविक्शन ऑर्डर आप लेकर आए थे उसमें आपने हमें पार्टी नहीं बनाया, हमारी बात नहीं सुनी, है तो नेशनल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। दिस ऑल्सो हैपेंड। Court found that the petitioners had endeavored to mislead the court by falsely claiming the road existed from times immemorial and served public purposes. अब petitioner का कहना था कि साहब ये सड़क हमने नहीं बनवाई, ये तो कब से बनी हुई है, पता नहीं कौन पुरखे बनवा गए थे, और ये सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी तक नहीं पब्लिक यूज करती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि और कोई यूज नहीं करता, बस ये अपने होटल तक जाने के लिए सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई गांव के लोग और स्कूल, किसी पब्लिक एक्सेस, कोई नोबडी यूजेस इट, इट्स जस्ट फॉर देयर प्राइवेट यूज टू मेक देयर प्रॉपर्टी एक्सेसिबल व्हिच दे परचेज फ्रॉम रवि एंड विक्रम। कोर्ट कंक्लूडेड दैट merely asserting a need to use forest land for non-forest purposes without legal permission is insufficient in law to justify continued encroachment. The absence of any recorded permission for forest use of the land combined with Supreme Court directives on forest protection rendered the petitioners necessity-based arguments legally untenable. ठीक है, और इसीलिए उनको किसी भी तरह की रिलीफ नहीं दी गई। अब देखो ऐसे तो कोर
प्रिंसिपल जो इस केस में यूज किया गया वो रेस जुडिकाटा है, लेकिन रेस जुडिकाटा में आप इस केस को आखिर किस तरह से साइड करेंगे? साइड तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट हाई कोर्ट ने सबसे पहले यही कहा था कि मेंटेनेबल नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी डिनाई किया जा चुका है, फिर से तुम आ गए उसी मांग को लाते हुए। हालांकि पहले मांग थी कि एविक्शन ऑर्डर को हटाया जाए, अब दूसरी मांग है कि एविक्शन ऑर्डर में हमें पार्टी नहीं बनाया गया। तो रिलीफ्स डिफरेंट है लेकिन कैपेसिटी सेम है, ठीक, सेम पार्टीज हैं, सेम कैपेसिटी है, सेम कॉज ऑफ इंटरेस्ट है, सेम टाइटल इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट मैटर भी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली रिमेन्स द सेम। तो रेस जुडिकाटा यहाँ इन्वॉल्व होता है, और रेस जुडिकाटा के क्वेश्चन में ही आप इस केस को आइडियली साइड कर सकते हैं, ठीक है। नेसेसरी पार्टी के ऊपर क्वेश्चन कम आता है वैसे तो, है ना, लेकिन नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी, ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब आने को तो आ ही जाते हैं, उनमें भी आप यूज कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि क्रिएटिवली दिस आंसर कैन हैव टू एप्लीकेशन, वन इन ऑफ कोर्स ऑर्डर 1 रूल 10 एंड द अदर इज रेस जुडिकाटा। तो यू सी कि भाई आपको किस तरह से लगता है कि आप इस केस को साइड करेंगे, मुझे भी बताइए, ठीक है। रेस जुडिकाटा में मैंने आपको बता दिया, नेसेसरी पार्टी में भी आप इसे साइड कर सकते हैं। अब रेस जुडिकाटा का कोर्ट प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी कोर्ट उस सूट को ट्राई नहीं कर सकता जिसका इशू डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली पहले ही हियर किया जा चुका है और डिसाइड किया जा चुका है, स्पेशली जब पार्टीज उनके सक्सेसर्स सेम टाइटल में उस सूट को इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। मतलब एक केस पे अगर एक जजमेंट आ गया तो उसी केस को फिर से सिमिलर कैपेसिटी के कोर्ट में नहीं सुना जाएगा अगर पार्टी सेम है, टाइटल सेम है, कॉज ऑफ एक्शन सेम है और सब्जेक्ट मैटर भी डायरेक्टली सब्सटैंशियली सेम है। अगर ये अलाउ कर दिया जाए तो लिटिगेशन कभी खत्म ही नहीं होगा। इस कोर्ट ने मना कर दिया, उस कोर्ट में चले जाओ, उसमें मना कर दिया, तीसरे में चले जाओ। जजमेंट को एक फाइनैलिटी देने के लिए जरूरी होता है कि एक बार अगर मैटर डिसाइड हो चुका है तो उस मैटर को फिर से उठाया ना जाए, अनलेस देयर इज अ राइट टू अपील एक्सेस। अपील में मैटर को स्क्रैच से नहीं देखा जाता, ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर को बस एक सुपरफिशियल नजर में देखा जाता है, ब्लेटेंट प्रिमा फेसी इरेगुलरिटीज को नोट किया जाता है। तो आप हायर कोर्ट पे तो जा सकते हो, वो मैकेनिज्म अवेलेबल है, लेकिन सिमिलर कोर्ट में सिमिलर रेमेडीज को आप तलाश नहीं सकते। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। Any matter that might and ought to have been raised as a ground of defense or attack in the former suit is deemed to have been directly and substantially in issue, even if not actually raised. अब ये explanation 4 है ना। रेस जुडिकाटा के ऑफ कोर्स बहुत सारे एप्लीकेशंस दे रखे हैं, 8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन 8 एक्सप्लेनेशंस में से एक ये भी है कि अगर कोई मैटर जो कि आपको पहले उठा लेना चाहिए था डिफेंस में या अटैक में और वो आपने नहीं उठाया, अब बाद में आप उसको उठाने के लिए अलग से सूट फाइल कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जो आपने नहीं उठाया कोर्ट मान लेगा कि वो उठाना था ही नहीं, मतलब कोर्ट वुड अज्यूम कि यू ऑलरेडी रेज्ड इट इवन इफ यू डिड नॉट रेज इट, ठीक है। एनी मैटर इज दैट ought to have been raised as a ground of defense or attack, if it has not been raised तो कोर्ट will deem कि वो डायरेक्टली सब्सटैंशियली इशू में था और उसे रेज भी कर दिया गया था, मतलब एक अजम्पशन है कि वो था और उस पर हमने किसी भी तरह का कुछ दिया नहीं। एक मैटर को पूरी तरह से कंप्रिहेंसिवली एक ही बार में कोर्ट के सामने रखिए, 10-10 बार उसी मैटर को तोड़ के आप नहीं रख सकते, है ना। दिस वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम और लिटिगेशन अगेन वही नेवर एंडिंग सिचुएशन पे आ जाता है। तो एक बार में सारी बात कह दीजिए, सारे अटैक सारे डिफेंसेस तैयार करके कोर्ट के सामने रखिए। अचानक से आपको ध्यान, अरे ये बात भी तुम्हें कह सकता था, फिर आपने नया केस किया, माय लॉर्ड वो बात मैं कहना भूल गया था, उस बात को आप फिर से सुन लीजिए, तो माय लॉर्ड कहेंगे प्लीज आप मेरा टाइम वेस्ट ना करें, पहले क्यों नहीं कहा, अब जाइए। पार्टी रिक्वायरमेंट्स डॉक्ट्रिन अप्लाइज बिटवीन द सेम पार्टीज। पहले केस में और जो दूसरा केस है जैसे बार कर दिया है सेक्शन 11 ने, उनमें पार्टी सेम होनी जरूरी है, ठीक है। इंक्लूडिंग सिचुएशंस वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोनाफाइड फॉर पब्लिक राइट्स और कॉमन प्राइवेट राइट्स रिप्रेजेंटिंग विद सिमिलर इंटरेस्ट। एक्सप्लेनेशन 6, पब्लिक राइट्स या कॉमन प्राइवेट राइट्स में भी पार्टीज का सेम होना जरूरी होता है रेस जुडिकाटा के एप्लीकेशन के लिए। द प्रिंसिपल, अब स्कोप ऑफ एप्लीकेशन क्या है? The principle extends to execution proceedings with issues decided by courts of limited jurisdiction operating as res judicata in subsequent suits regardless of whether that court would try the later suit. ये explanation 7 और 8 में है, ठीक है। Essential elements क्या हैं for res judicata to apply?
that there must have been alleged by one party and either admitted or denied by the other with any relief not expressly granted being deemed refused. This is explanation 3 and 5. रेस जुडिकाटा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस पे मेंस के आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस को बार बार कीजिए. मेक श्योर कि आप उस पर बेहतरीन आंसर लिखें, क्योंकि प्रोसीजरल कंसेप्ट्स पे जनरली बच्चे बहुत अच्छे आंसर्स नहीं लिखते हैं और बहुत ज़्यादा उन पे रिसर्च भी नहीं करते हैं. वही जो छपा छपाया किताबों में अथॉरिटी जजमेंट्स केसेस वही पुराने धुराने वही सब उसको तरह से लिख देते हैं. लेटेस्ट को ऐड कीजिए. अब देखिए बच्चे जो हिमाचल प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनमें फॉरेस्ट एक्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है ना. ऑफ कोर्स पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में ही पूछ लिए जाते हैं. तो उनमें आप इस केस को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. रूलिंग स्टैब्लिश करती है कि एनक्रोच्ड फॉरेस्ट लैंड का मियर यूसेज किसी भी तरह का ओनरशिप या राइट क्रिएट नहीं करता और पार्टीज को राइट नहीं देता कि जिस केस में वो किसी तरह से इन्वॉल्व थे, वो इनको मतलब यूजर की कैपेसिटी में इन्वॉल्व थे, कि उन्हें भी उन प्रोसीडिंग्स में ऐड किया जाए. तो दिस केस कैन डायरेक्टली बी यूज्ड इन जनरल फॉर ऑल स्टेट्स. यू कैन यूज इट इन रेस जुडिकाटा, बट हिमाचल प्रदेश में आप इस केस का स्पेसिफिक यूज है. सिर्फ वो लोग जिनके पास ओनरशिप या डायरेक्ट राइट्स हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं एज ओनर्स और एनक्रोचर्स, कैन बी पार्टीज इन अ सूट. ठीक है, नो अदर पर्सन कैन बी अ पार्टी इन अ सूट. ईजमेंट्री राइट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं ओनरशिप से और वो किसी भी पार्टी को किसी तरह का ओनरशिप स्टेटस नहीं दे देते हैं अनलेस लॉ गिव्स देम अ कॉन्क्रीट सब्सटैंटिव राइट. ईजमेंट का एक परमानेंट राइट क्रिएट होने के लिए सालों चाहिए, 30 years एंड सो ऑन, राइट. ऐसा कुछ नहीं था, ये तो रिसेंट बनाई हुई सड़क थी 2011-12 की. This principles help streamline forest land eviction proceedings by limiting party participation to those directly involved in the encroachment rather than all users of the encroached land. ठीक है, like I said, specifically you can use it in Himachal Pradesh means of course क्योंकि forest acts आते हैं, और आप रेस जुडिकाटा में भी इसको यूज कर सकते हैं. बस जैसे कमेंट्रीज में नहीं मेंशन होता है हर एक लाइन को सपोर्ट करता हुआ एक जजमेंट होता है. एवरी लाइन इज सपोर्टेड बाय अ जजमेंट. नोबडी, अ राइटर डज नॉट मेक थिंग्स ऑन हिज ओन. ही राइट्स एवरीथिंग सपोर्टेड बाय जुडिशियल अथॉरिटीज, बाय प्रीसिडेंट्स, एंड दैट्स हाउ वी नो कि ये टेक्स्ट जो है वो एक स्टैंडिंग रखता है, वो लीगली एक्यूरेट है, क्योंकि वो प्रोनाउंसमेंट्स जुडिशरी से आए हैं. और लॉ इंटरप्रेट ऐसे ही होता है. यू डोंट बिकम अ जज व्हेन यू आर राइटिंग एन एग्जाम. नो, you're a candidate who thinks he's good enough to become a judge. तो आप जजमेंट लिखेंगे, लेकिन जजमेंट को भी आप जजमेंट से सपोर्ट करते हुए लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक कमेंट्री में कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है. When you write an answer that way, वो आंसर एक सिग्निफिकेंट आंसर होता है जिसमें गलती का स्कोप नहीं. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कही गई हैं वो बातें. तो आपकी खुद की फिलॉसफी या इंटरप्रिटेशन नहीं है, जो कि आंसर्स में मैं सच बताऊं तो कम ही होना चाहिए, अनलेस देयर इज अ डिमांड ऑफ इट. जैसे करंट या फिर कोई फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे कोई आंसर लिखना है, या फिर कोई बहुत डायनामिक सा प्रिंसिपल है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं आपको अपने व्यूज देने हैं, ऑफ कोर्स यू हैव फुल लिबर्टी टू डू दैट. मैं ये नहीं कह रही कि उसे बिल्कुल ही रोक दे, करें, बिल्कुल क्रिएटिव ब्यूटीफुल बनाए अपने आंसर्स को, अपनी फिलॉसफी अपना इंटरप्रिटेशन अपनी सोच ऐड कीजिए, लेकिन आपकी सोच को आपकी इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट करता हुआ कोई केस जरूर होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट्स भी यही करते हैं. वो अपनी फाइंडिंग को तब तक क्रिएट नहीं करते जब तक कि एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है, जब तक कि कोई नया इशू इन मैटर नहीं है ना. अगर एग्जिस्टिंग इशू एट हैंड है तो कोर्ट्स के प्रायर जजमेंट्स को ही यूज किया जाता है टू रैशनलाइज देयर ओन ओपिनियंस. दैट्स हाउ दे आल्सो डू इट, सो दैट्स हाउ यू आल्सो शुड राइट योर आंसर. अब आज का आखिरी केस है यूएनएस वुमेन लीगल एसोसिएशन वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया. अब इसमें क्या हुआ, यूएनएस वुमेन एसोसिएशन एक संस्था है जिसमें वुमेन एडवोकेट्स होती हैं. इन्होंने एक पीआईएल इशू करी, इंस्टीट्यूट करी बॉम्बे हाई कोर्ट में, और इनका कहना था कि विमेन एडवोकेट्स के अगेंस्ट जो सेक्सुअल हैरासमेंट होता है उसकी कंप्लेंट्स को रजिस्टर करने के लिए कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है, तो पॉश एक्ट अप्लाई होना चाहिए.
पॉश एक्ट आपको पता ही है, वही विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाला, सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, राइट। तो पॉश एक्ट अप्लाई कीजिए, एक इंटरनल कमिटी, कंप्लेंट्स कमिटी को बनाइए जिसमें हम अपने सेक्सुअल हैरासमेंट के केसेस को रजिस्टर कर सकें, या फिर एक प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म क्रिएट कीजिए। अब प्रॉब्लम ये है इस केस में कि वुमेन एडवोकेट्स इन जनरल इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स होते हैं। इन्होंने कहा था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो इस केस के रिस्पोंडेंट्स हैं, इन्हीं के अगेंस्ट ये PIL इंस्टीट्यूट हुई है, इनको एक ICC इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी बनानी चाहिए जो कि कोर्ट्स में काम करती औरतों के लिए एक सेक्सुअल हैरासमेंट का कंप्लेन रिड्रेसल चेन या फिर कंप्लेन रिड्रेसल सेंटर क्रिएट कर सके, है ना। अब इन वुमेन ने आर्ग्यू किया कि कोर्ट भी एक वर्क प्लेस है, कोर्ट इज अ वर्क प्लेस। वर्क प्लेस को कैसे डिफाइन किया गया है भैया? एक ऐसा कॉमन स्पेस जहां पे बहुत सारे लोग, मेन एंड वुमेन, इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। अब कोर्ट एक वर्क प्लेस है, अब क्योंकि कोर्ट एक वर्क प्लेस है तो वहां पे सेक्सुअल हैरासमेंट भी हो सकता है। सेक्सुअल हैरासमेंट तो कहीं पे भी हो सकता है। वर्क प्लेस पे अगर सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ है तो हमारे पास एक कंप्लेन मैकेनिज्म होना चाहिए। तो इसीलिए BCI को ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा को ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, इनफैक्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं कि आप विमेन एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल से कह के और महाराष्ट्र गोवा के बार काउंसिल से कह के एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी हमारे लिए क्रिएट कीजिए ताकि हम अपने सेक्सुअल हैरासमेंट के कंप्लेंट्स को फाइल कर सकें। कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस जो थे वो ये थे कि देखो, पॉश क्रिएट किया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन पॉश को क्रिएट करने के लिए कुछ कॉमन फैक्टर्स या कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स जरूरी हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो वर्क प्लेस की रिक्वायरमेंट है। देयर हैज टू बी अ वर्क प्लेस, ऑफ कोर्स, एक ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पे मेन वुमेन इकट्ठा काम कर रहे हैं। लेकिन उस वर्क प्लेस का जो प्री रेक्विजिट है वो ये है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हायर किया है। मतलब एक मालिक है जिसने एम्प्लॉयज हायर किए, जहां वो सैलरी दे रहा है उन सबको। अब अगर हम पॉश को अप्लाई करते भी हैं, ICC क्रिएट करते भी हैं, तो ICC के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जरूरी है। आप में और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में या फिर बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेटर है जो एडवोकेट्स के कंडक्ट को रेगुलेट करता है, लेकिन उन एडवोकेट्स को सैलरी नहीं देता। एडवोकेट्स इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स होते हैं। इसीलिए पॉश को ना तो इफेक्टिवली एस्टैब्लिश किया जा सकता है, ना उसे काम करवाया जा सकता है, ना उसे एफिशिएंटली रन किया जा सकता है, बिकॉज द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप दैट नीड्स टू एग्जिस्ट in that setup for POS to apply does not exist in a courtroom. In fact, अगर आपको एक रिड्रेसल मैकेनिज्म चाहिए ही तो सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट प्रोवाइड करता है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बेसिस पे आप बार काउंसिल में उस एडवोकेट के अगेंस्ट कंप्लेन रजिस्टर कर सकती हैं, और अगर कंप्लेन में मेरिट पाया गया तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, उसे सस्पेंड किया जा सकता है, इस तरह के एक्शंस लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप BNS में भी जा सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता में आप चार्जेस को लेवल कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं। ठीक है, तो ICC की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत है भी तो हम इस सिचुएशन में उसे क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट्स। अच्छा, अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इस सिचुएशन में कहाँ लगेगा? ये लगेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अपने डिपार्टमेंट में। मतलब BCI ने जो एम्प्लॉयज हायर किए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, जिनको BCI तनख्वाह देता है, वो हैं जहां पे पॉश, जिन पे पॉश अप्लाई करता है। लीगल फर्म्स जहां पे अगेन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सिचुएशन होती है, वहां पे पॉश अप्लाई करता है। कंपनीज के लीगल डिपार्टमेंट्स अगेन जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सिचुएशन है, वहां पे एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी मैंडेटरी है। तो इस सिचुएशन में वो इंस्टीट्यूट की जा सकती है, उसे एफिशिएंटली रन भी किया जा सकता है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल के कंडक्ट को नहीं मॉनिटर किया जा सकता अनलेस वो इंसान उसे सैलरी ना दे रहा हो। तो BCI पॉश के एम्बिट से बाहर है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एडवोकेट्स फाइलिंग कंप्लेंट अगेंस्ट अदर एडवोकेट्स। तो इंटर एडवोकेट कंप्लेंट के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं पॉश में। मतलब एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट के अगेंस्ट पॉश में कंप्लेंट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे को सैलरी नहीं दे रहे। ठीक है, तो दे माइट बी काउंटर पार्ट्स बट दे आर नॉट कॉलीग्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर अ कॉलीग टू एग्जिस्ट देयर हैज टू बी अ कॉमन एम्प्लॉयर,
तभी वो सिस्टम आता है, तभी फिर आप पॉश को अप्लाई करते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, केस तो छोटा सा ही है ना, पॉश के एप्लीकेशन के ऊपर इसे साइट किया जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आ सकता है, नहीं भी आ सकता। मतलब विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो है वो एक कॉमन, बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, केस है। और मैंने देखा है, जैसे मैंने जब मेंस लिखा था तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान पे सीधा क्वेश्चन आ गया था। अब जब आप सीधा क्वेश्चन एड्रेस कर रहे हैं तो पॉश को तो आप नेसेसरीली मेंशन करेंगे ही, क्योंकि वही केस था जिसने इस एक्ट को इनैक्ट होने में मदद की, वही गाइडलाइंस थे जिन्होंने इसके एक्ट को बनाया। तो इसको यूज कर सकते हैं आप अगर क्वेश्चन आता है तो। इसके अलावा मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल है, अगर एक सीनियर लॉयर जूनियर लॉयर्स को एम्प्लॉय करता है तो क्या ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सिचुएशन है? बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप देखें टेक्निकली दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पे पॉश लगेगा क्या? एक ऐसा सीनियर लॉयर जिसने फर्म नहीं खोली है लेकिन वो उसने जूनियर्स को रख रखा है जो अपने अपने केसेस भी लड़ते हैं, तो क्या उनमें पॉश लग सकता है? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में लिख के दीजिएगा। बाकी आई होप कि आपको ये केसेस समझ आए हैं, इंटरेस्टिंग लगे हैं, किस तरह से साइट किया जा सकता है आपने ये भी समझा है। इसी तरह के केसेस को और इनके साइटेशंस को समझने के लिए इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कीजिए। हम एपिसोड्स लाते रहेंगे, आप बस पढ़ाई कीजिए। वी विल मेक श्योर कि मटेरियल की कोई कमी ना रहे, राइट? चलें, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक सब अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।